अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने कल कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर अब हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि ताकत का महवर अवाम है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। अरकान कौमी असम्बली ने डेस्क बजाकर और तालियों से आर्मी चीफ के इन ख्यालात का खैर मकदम किया। इसी सेशन में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि शोहदा की कुर्बानियों से अमन हुआ, लेकिन ये मेहनत गुज़िश्ता 4 साल में ज़ाया कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाए कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई और उसे कौन वापस लाया। नाज़रीन, मेरे कप्तान के सियासत में आने के बाद नए और पुराने पाकिस्तान की बहस चलती तो ही रही है। नए पाकिस्तान का लफ्ज पहली बार मेरे कप्तान ने इस्तेमाल किया। सियासी मुखालिफिन ने इसका मजाक उड़ाया, जबकि हामियों ने नए पाकिस्तान को अपनी मंजिल करार दिया। उससे पहले सियासी जमातें तेरा पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान कहकर लड़ा करती थी। जब यह लड़ाई एक हद से बढ़ जाती तो तीसरी कुव्वत इस लड़ाई को ठंडा करने के लिए मदाखलत करती। इस मदाखलत का नतीजा हर बार मुख्तलिफ होता। कभी हुकूमत की छुट्टी हो जाती तो कभी ऑपोजिशन एक घुरकी पड़ने के बाद अच्छे बच्चों की तरह आराम से बैठ जाती। 75 बरस में 4 मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि तीसरी कुव्वत ने हालात का फायदा उठाते हुए सियासतदानों को चलता किया और खुद हुकूमत संभाल ली। नाज़रीन, 2018 में मेरे कप्तान के इक्तदार में आने के बाद ऑपोजिशन ने नया पाकिस्तान के नारे को तनकीद का निशाना बनाया, तो गुज़िश्ता बरस मेरे छोटे कायद की हुकूमत आने के बाद से तहरीक इंसाफ के कारकुन पुराना पाकिस्तान का लफ्ज एक ताने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जनरल आसिम मुनीर ने दोनों फरीकों को नया और पुराना पाकिस्तान के नारे छोड़कर पाकिस्तान की बात करने को कहा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में शदीद मुखालिफत और आर्मी चीफ के इस मशवरे के बाद मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जनरल आसिम मुनीर ने सियासतदानों को हमारा पाकिस्तान की बात करने के लिए कहा। क्या हमारे सियासतदान इस बात को संजीदगी से लेंगे? सवाल नंबर 2, अगर आर्मी चीफ सबको हमारा पाकिस्तान के नारे पर इकट्ठा करना चाहते हैं तो क्या वो तहरीक इंसाफ को सबके साथ बैठने के लिए रजामंद कर पाएंगे? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान इल्जाम लगाते हैं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा रहे हैं। क्या हमारा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ भी शामिल है? सवाल नंबर 4, आर्मी चीफ ने कहा है कि मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम है। हकीकत यह है कि सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट दोनों मौज में हैं और अवाम पिस रहे हैं। ये कैसा ताकत का सरचश्मा है जो इशराफिया के अखराजात भी उठाता है और इसके बावजूद बुनियादी हकूक से भी महरूम है? सवाल नंबर 5, आर्मी चीफ समेत आला फौजी अहदेदारों ने ऐवान में कौमी सलामती इजलास में शिरकत की, ऐसे मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने है। क्या एस्टैब्लिशमेंट ने अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दिया है? सवाल नंबर 6, फवाद चौधरी ने आर्मी चीफ के बयान को खुशाइन करार दिया है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कामयाब हो जाएगी? सवाल नंबर 7, मुस्लिम लीग नून अभी तक दबे लफ्जों में एस्टैब्लिशमेंट से शिकवा करती नजर आती है। क्या कल के इजलास के बाद यह कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं? सवाल नंबर 8, क्या पीडीएम पुराना पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ नया पाकिस्तान के नारे को छोड़कर हमारा पाकिस्तान का नारा अपनाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। में आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आने का। और सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब भी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब आपसे राय लेना चाहूँगा। आर्मी चीफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया, हमारा पाकिस्तान का नारा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो तफरीक है इस वक्त और जो डिविजन्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर सियासी तौर पे, अब तो बल्कि मैं शायद कहूँगा कानूनी तौर पे भी, किस तरह बनेगा सर ये हमारा पाकिस्तान? शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम इजलास और उसमें बड़े अहम बातचीत। आर्मी चीफ ने पार्लिमान की बालादस्ती को तस्लीम करने और उसकी सुपरमेसी को पूरे मुल्क के लिए एक ये करार दिया है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बातें की जा रही थी कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, नहीं है, ये पार्लियामेंट सही है, ये नहीं है, ये इक़्तिदार में हुकूमत जो आई है ये दुरुस्त तरीके से नहीं आई है, मुसलसल एक बयानबाजी है। और आर्मी चीफ का उस इजलास में जाके ये कहना कि पार्लियामेंट के साथ और कानून बनाने वालों के साथ हम खड़े हैं। अच्छा, इसका मतलब बड़ा वाज़ेह पैगाम है। ऑप्टिक्स है। अच्छा, दूसरा साथ ही साथ आप देखें कि मैं समझता हूँ कि पार्लियामान की भी ये एक इज़्ज़त है और पार्लियामान की भी एक तौकीर है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम के अंदर
पार्लियामेंट ही फैसले करती है। अब ये जो लड़ाई हमने शुरू की है पिछले कई रोज से जारी है, जो बड़ी अब पीक पे पहुंची हुई है, इसमें मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ ने एक पैगाम दे दिया तमाम सियासी जमातों को कि जो आपका लड़ाई झगड़ा और फसाद है, इसके नतीजे में मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान कोई छोटी बात नहीं है, ये उस बहस से निकलने वाली बात है जिसमें हम फंसे हुए हैं। कोई चाहता है कि पुराना पाकिस्तान, कोई चाहता है नया पाकिस्तान। उन्होंने एक रास्ता दिया कि अगर मिलजुल कर हम सब अपना किरदार अदा करें तो इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। ठीक है। और ये बात मेरे ख्याल में पीटीआई ज़रूर इस पे कह रही है, खुशाइंद भी करार दे रही है उनके इस बयान को, लेकिन एक डायरेक्शन या एक जो है वो रहनुमाई मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए होनी चाहिए। आर्मी चीफ का ये बयान नहीं, आपका मेरा बयान भी होना चाहिए कि हम इस बहस से आगे निकलें। क्या हम इसी बहस में उलझे रहेंगे कि ये इमरान खान साहब का पाकिस्तान? लेकिन सर ये बहस, ये नारा, ये नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान, यही तो वोट ला के देती है इनको। मिला क्या इससे? आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी पुराने पाकिस्तान में भी बेचारा परेशान था, आज भी परेशान है। नए पाकिस्तान में भी उसकी वही हालत थी। ठीक। आपने खुद देखा, आपने बड़े प्रोग्राम्स किए इसके ऊपर, कितनी क्या तब्दीली इस कौम ने देखी थी। और इन लड़ाइयों के नतीजे में मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अब ये कल की इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एहसास होगा कि हमें अगर आगे बढ़ना है, आगे चलना है, हमें मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। और ये जो मैसेज था, ये जो भी आया है हमारा पाकिस्तान का, ये सिर्फ सियासतदानों के लिए था या गैर सियासी लोगों के लिए भी था? मेरे ख्याल में ये सब के लिए। देखिए मसला ये है कि कुछ लोगों को, मैं आपके एक आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक अर्ज कर दूं, कुछ लोग पिछले कई रोज से कैंपेन कर रहे थे। अच्छा। साबिक हमारे कुछ फौजी अफसरान हैं जो ये कैंपेन, हाँ अब भी है, जो ये कैंपेन कर रहे थे कि जब वो आर्मी की लीडरशिप से मिलते हैं तो वो वहाँ जाकर जो बातचीत करते हैं उसको इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता है कि शायद कोई बयानिया मौजूद है कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल में कल की जो 2 इफ्तारियाँ हुई हैं, एक जमान पार्क की इफ्तारी और एक रावलपिंडी की इफ्तारी, ये भी बड़ा एक क्लियर मैसेज है। अच्छा। कि फौज के वो अफसरान जो फौज से रिटायर हुए, जो कल आर्मी चीफ की इफ्तारी के अंदर शरीक हुए, उनका एजेंडा क्या है और जमान पार्क में आने वालों का एजेंडा क्या है। मेरे ख्याल में ये भी बड़ा वाज़ेह एक पैगाम कल दे दिया गया। अतहर काज़मी साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर पैगाम मिल गया है, ये नया पाकिस्तान नहीं चलेगा, पुराना पाकिस्तान तो भी नहीं चलेगा, ये नया पाकिस्तान का नारा भी जो है अब नहीं चलेगा। क्या देखते हैं, ये क्या मैसेजिंग थी, इसके ऑप्टिक्स क्या थे कल के इस इजलास के? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। अगर आप देखें, मंसूर साहब काफी दिनों से, हफ्तों से, महीनों से एक चीज गर्दिश कर रही है खबर कि जी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी, वो 2 साल निजाम बैठा रहेगा, 3 साल निजाम बैठा रहेगा। मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया कि इख्तियार जो भी इस्तेमाल करेगा अवाम की मंशा से इस्तेमाल करेगा, अवामी नुमाइंदे इख्तियार में होंगे, वो लोग चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। बाकी जो उन्होंने बात की हमारा पाकिस्तान, मेरे ख्याल में बेहतरीन बात है। ये हम सब का पाकिस्तान है, किसी का कोई जाती मलकियत तो नहीं है। पर इशू ये है कि यहाँ पे लोगों ने चीजों को अपनी जाती मलकियत बनाया है। आइन को भी अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं, कानून को भी अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये मैसेज दिया है। कौन लोग सर, ये कौन लोग करते हैं सर, ये कौन से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? देखिए, होता यह है कि करते तो बहुत सारे लोग हैं, पर जो ताकतवर होता है ना, क्वेश्चन उससे होता है। इस वक्त जो लोग ताकत में हैं, जो हुक्मरान हैं, ये उन्हीं को मैसेज है ना कि हमारा पाकिस्तान है, इसमें हमें वोट से मत रोको। क्यों वोट को रोक रहे हो? मुंतखब नुमाइंदे ये मैसेज, ये आप मैं अगर इसको समराइज करूं, आप ये कहना चाह रहे हैं ये मैसेज जो है ये हुकूमत के लिए था? ये मैसेज तमाम सियासी अशराफिया के लिए था, लेकिन इस वक्त अगर इस पे कोई सही मानों में अमल दरामद कर सकता है, वो तो ताकतवर हुक्मरान ही है ना। वो इलेक्शन को टाइम पे करवा सकते हैं, वो इलेक्शन को रोक सकते हैं। तो ये मैसेज तो पहले तो वो अगर समझेंगे तो हमारे पाकिस्तान में हम वोट देंगे ना। 2 सूबों में जो हम अवाम बैठे हुए, हमें ये वोट नहीं दे रहे हमारे पाकिस्तान में ये हुक्मरान। दूसरी बात ये है कि देखें, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आके उन्होंने ब्रीफिंग दी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बालादस्त है ये पार्लियामान। इस पार्लियामान से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर आप अवामी मफाद में फैसले करें। आप कानून साजी एक रात में कर देते हैं, एक दिन में कर देते हैं कि जहां पे आपके अपने मफादात टकराते हैं। कभी अली गिलानी साहब खड़े होकर कोई बिल पेश कर देते हैं। पार्लियामान की तब तक ही हैसियत और बालादस्ती है जब तक वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे, अपनी मर्जी से तो नहीं ना। छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि
पे हालिया अरसे में बड़ी तनकीद हो रही है कि वो अदलिया के हवाले से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट है ना वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। ये बाहर कुछ और बात करते हैं। कल अली गिलानी साहब ने वहां पे जो करारदाद पेश की, तो पार्लियामेंट जब तक इस किस्म की करारदादें पेश करती रहेगी जो आइन और कानून के मुतरादिफ हैं, फिर तो पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं होगी ना। कल इन्होंने कह देना है कि जनाब सफीर थानों में लगेंगे, SHO सफारत खानों में लगेंगे क्योंकि ये पार्लियामान में आ गया। ऐसा नहीं होता। आप आइन और कानून को माने और हमारे पाकिस्तान में हमें वोट का हक दें। तो सर ये जो सफीर थानों में लगेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट बैंक को कह दिया जाए जनाब ये पैसे ट्रांसफर कर दें इलेक्शन कमीशन को। जब हमारे पाकिस्तान में हमें वोट का हक नहीं दिया जाएगा, बड़ा इशू है कि आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आपने कानून बनाना है, ये कानून है, आपने इस कानून के तहत इंतखाबात करवाने, ये सारे प्रिंसिपल सेटल हो चुके हैं ना। जब एक प्रिंसिपल को आप रोंदेंगे तो फिर कोई ना कोई उसमें से तो चीज निकलेगी। तो मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि आप इलेक्शंस करवाएं, उसके ऊपर हमें इतराज होना चाहिए, या हमें इस चीज पे इतराज होना चाहिए कि जो एक 50 साल से सेटल्ड आईनी प्रिंसिपल है उसको रोंदा जा रहा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये दोनों हमारे तजियाकारों की सारी आपने ये गुफ्तगू सुनी। सर ये अतर काज़मी साहब का मानना है कि जो ताकतवर यानी कि आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत है, ये उसके लिए पैगाम था कि जनाब ये नहीं होगा और अब आपको जो है हमारा पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, और हमारा पाकिस्तान उसी तरह बनेगा जब इलेक्शन होंगे और वोट देना पड़ेगा, उससे हमारा पाकिस्तान बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बजाय इसके कि इस बात को इस तनाजुर में देखा जाए कि ये पैगाम किसके लिए था, हमने तो कभी भी नया या पुराना पाकिस्तान की बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि इस बयान को सिर्फ इस तनाजुर में देखना चाहिए कि ये सबके लिए है और ये पाकिस्तान के लिए है और ये बहुत खूबसूरत पैगाम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम पाकिस्तान का दो चीज़ें जो है ना, वो माजी में और माजी करीब में बिलखुसूस, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बराह रास्त में अगर बात करूँ, उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने ज़ाती मकासद के लिए, और ज़ाती मकासद से मुराद मेरी सियासी मकासद हैं। नंबर 1, उन्होंने पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया अपने सियासी मकासद के लिए, नया पाकिस्तान, तब्दीली का नारा, और हम कभी सिंगापुर बना देंगे, कभी जनाब हम कोरिया, कभी मलेशिया, कभी दुनिया के जो बेहतरीन इस वक्त मुआशी या एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स हैं उनका नाम लेके इमरान खान साहब ने कहा कि ये नया पाकिस्तान है। मदीने की रियासत का भी नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। ये दूसरा इस्तेसाल था जो उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए मज़हब का किया। तो ये दोनों कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किए, नया पाकिस्तान और मज़हब का कार्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि वो उस सिमत या उस डायरेक्शन की तरफ सफ़र भी नहीं कर सके जिसका उन्होंने बार बार अपनी तकरीरों में जिक्र किया, दौरान इक़्तिदार भी किया, पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो ये लेकिन मैं डॉक्टर साहब, मैं कथा कलामी की माज़रत, डॉक्टर साहब, क्या मुस्लिम लीग नून ने सब कुछ नहीं किया? मुस्लिम लीग नून भी तो रोशन पाकिस्तान का जो है वो एक नारा मारती रही है। उसके बाद लाहौर की सड़कों को पेरिस की सड़कों के साथ कौन कंपेयर करता रहा है? सारे सियासतदान करते हैं। मजहब कार्ड जो है, मियां जावेद लतीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सबके सामने है। आखिर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस किस्म के इल्जाम लगाए थे? सारी जमातों ने काम किया। देखिए, मैं मौजू से हट जाऊंगा अगर मैं इस तरफ ज़्यादा निकल गया, लेकिन आपके सवाल का मुख्तसर जवाब मैं ये दे देता हूँ कि रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान, फलता फूलता पाकिस्तान, ये तो हमारे एक जज्बात हैं, हमारी एक सोच है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन ये नारा लगाना कि मैं पाकिस्तान को टर्न अराउंड करके कम्प्लीटली नया पाकिस्तान बना दूंगा और उसका मॉडल वो जो मैंने नाम लिए उनसे कंपेयर करना और उस सिमत में सफ़र भी ना करना, उल्टा 4 साल में सिर्फ दूसरों को गालियाँ देना, ये उनका एक माजी का छोटा सा मैंने क्लिप आपके सामने रखा। लेकिन मैं दोबारा उस पर आता हूँ कि सबसे खूबसूरत नारा मैंने इसलिए कहा कि हमारा पाकिस्तान, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारा पाकिस्तान का सोचा जाए, हमारे पाकिस्तान की बात की जाए और उसी सिमत में सफ़र किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी मुझे बड़ी खुशी होती है कि आर्मी चीफ अगर कल प्रोग्राम में ये भी कहते कि एक ट्रुथ कमीशन की मैं तश्कील कर रहा हूँ और जहाँ से मर्जी शुरू करें, इस बात को देखें कि पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाने में किस किस का क्या किरदार रहा है और उसे करार वाकई सज़ा दी जाएगी। अगर ये बात होती तो और भी अच्छा होता। हमें जायज़ा तो लेना चाहिए कि हम यहाँ पे इस हाल में, इस पोजीशन में मुल्क को कैसे पहुँचाया गया और हम क्यों पहुँचे, किसका क्या किरदार था। आज मुल्क में मुआशी बदहाली, कभी जनाब दहशतगर्दी, कभी जनाब एक दूसरे के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने, एक दूसरे के
अपना और उसमें डॉक्टर साहब उसके अंदर ये जो ट्रुथ कमीशन है, चीजें हैं डॉक्टर साहब, ये जो ट्रुथ कमीशन है, इसके अंदर आपने कहा जहां मर्जी से शुरू करें, इसमें मुस्लिम लीग नून का या नवाज शरीफ साहब का खुद भी जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक साथ रहा, खासतौर पे 90s के अंदर, अर्ली 90s के अंदर, वो भी बेशक बेनकाब हो जाए, कोई एतराज नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि जहां मर्जी से शुरू करें। हमने एक जुमला कहूंगा, पाकिस्तान को बनाने में और तामीर करने में हमारी जमात का, नवाज शरीफ का, पूरी मुस्लिम लीग नून का क्या किरदार रहा है वो भी देखा जाए, और अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता हमारी वजह से नुकसान पहुंचा है तो हम उस एहतसाब और मुआसबे के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, ये वाज़ेह बात है। ठीक है। लेकिन ये मैंने बात एक सरसरी सी और बड़ी ज़रूरी बात इसलिए की कि इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और दोबारा मैं उस पर कहूँगा कि आज जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें हमारा पाकिस्तान से मुराद ये भी है कि हमने अपनी ज़ाती नफ़रतें और अनापरस्ती को इस हद तक ले गए हैं कि मुल्क का मफाद बहुत पीछे रह गया है। और बिलखुसूस दोबारा मैं कहूँगा कि इसमें एक मखसूस जमात का बुनियादी हाथ है कि उन्होंने मुल्क का मफाद छोड़ दिया, आइन और कानून की सरबुलंदी छोड़ दी। उन्होंने सिर्फ ज़ाती अना की तस्कीन, एक दूसरे को गालियाँ देना, सियासी क़यादत को लिटाना, मार धाड़, यानी ये सियासत आपको कहाँ लेके जाएगी? उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। ठीक, पूरी दुनिया में आप जगहसाई का सबब बन रहे हैं। इदारे जो हैं वो किधर जा रहे हैं, उनकी इज्जत किधर जा रही है, तकरीम किधर जा रही है, इख्तियारात किधर जा रहे हैं, वो आपके सामने है। यानी इतना बड़ा मौजू है कि शायद मुख्तसर वक्त में इसका अहाता ना किया जा सके, लेकिन मैंने मोटी मोटी बातें इसलिए की हैं कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त असल नारा है जिस पे चल के अपने ज़ाती इख्तलाफात भुला के, अनापरस्ती के बुत से बाहर निकल के हमने इसको पाकिस्तान को बनाने की बात करनी है। और ये सबके लिए है। मैं आखिर में ये भी कह दूँ आपको, सारे अगर इस एजेंडे पे आ जाएं कि हमारे पाकिस्तान को बनाना है तो यकीन करें कि पाकिस्तान को आगे लेके चलना और पाकिस्तान को एक रोशन, खुशहाल, खुददार मुल्क बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये ईमान है मेरा इस बात के ऊपर, कोई मुश्किल नहीं है। ये मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे सर इजाजत दीजिएगा, होगा इंशाल्लाह। मुझे इजाजत दीजिएगा। नुसला मलिक साहब, कल मैं आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने हामिद मीर साहब को दिया। उसके अंदर उन्होंने मार्च के अंदर 2022 के अंदर, जब अभी तहरीक एतमाद नहीं आई थी, उससे पहले एक मीटिंग का जिक्र किया जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, जिसमें बिलावल भुट्टो मौजूद थे, और ये जनरल बाजवा के साथ ये मीटिंग हो रही थी। उसमें उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ये चाहते थे कि हम अपनी तहरीक एतमाद वापस ले लें, वो इमरान खान साहब को कन्विंस कर लेंगे कि वो इस्तीफ़ा दे दें और इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद जो है, लेकिन वो टॉक्स नहीं हो सकी, वो डील नहीं हो सकी। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आज से 1 साल पहले तक एस्टैब्लिशमेंट जो है अपना ये किरदार अदा करती रही कि किसी ना किसी तरह इन सबको इकट्ठे बिठा के कोई मामला जो है वो हल करवा लिया जाए। मेरी इतलात के मुताबिक वैसे जनरल बाजवा उस वक्त इमरान खान साहब का पैगाम लेकर गए थे। वो जनरल बाजवा का अपना आइडिया नहीं था, ये इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि आप इनसे कहें तहरीक एतमाद वापस ले लें, मैं इलेक्शंस करवा देता हूँ। लेकिन बहरहाल वो डील नहीं हुई। ये जो एक सेटअप था, एक फॉर्मूला था, या एस्टैब्लिशमेंट का 1 साल पहले जो किरदार था इस हद तक जाने का, क्या ये मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट कभी हमारा पाकिस्तान का नारा लगाती है, लेकिन क्या ये वाला रोल अदा करने के लिए तैयार होगी कि इनको बिठाए टेबल के ऊपर, कि बैठें और रिजॉल्व करें इन इशूज़ को? देखिए, मैं समझता हूँ अगर एक जुमला मैं तारिक साहब के बात के वाले से कह दूँ, ट्रुथ कमीशन की बात की जाती है, ये कमीशन मेरे ख्याल में इससे में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या निकालेंगे कमीशन बनाकर? हमने फौजी डिक्टेटर्स ने, सिविलियन डिक्टेटर्स ने, अदालती डिक्टेटर्स ने, मीडिया डिक्टेटर्स ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया वो आपको भी पता है, सबको पता है। मीडिया डिक्टेटर्स ये क्या होता है? हम भी डिक्टेट करते रहे ना जी। अच्छा हम चाहते हैं ये हुकूमत हम बनाएंगे, हम हुकूमत गिराएंगे। आप देखें मीडिया का रोल, किरदार क्या है पिछले कुछ अरसे से। कुछ खड़े इमरान खान साहब के, उनके जलसे तक कामयाब करवाने के लिए हम किरदार अदा करते हैं। कुछ मियाँ साहब को लाने की कोशिशें करते हैं। गुजारिश ये है कि इन सब के किरदार बिल्कुल ओपनली है। मियाँ साहब की एक तकरीर आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक नहीं 100 भी वज़ीर आज़म हम कुर्बान कर दें अदालती हुक्म के ऊपर। आज कहते हैं अदालतों को वज़ीर आज़म को निकालने का हक हासिल नहीं है। ये बड़ी लंबी बहस है, इसमें कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं है, सारे फंसे जाएंगे। यानी भुला दिया जाए, इसको भुला दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे, हम फंसे रहेंगे। ये कोई तुम सच्चे तो कोई वो फलां सच्चा था। जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त आप बात कर रहे हैं। उस वक्त यही फार्मूला लेकर एस्टैब्लिशमेंट गई थी। उससे पहले भी आपने देखा होगा जब 2014 का धरना था, तब भी इमरान खान साहब पुकार रहे थे, जनरल राहील शरीफ साहब को पुकार रहे थे, कभी एम्पायर की उंगली की बात की जा रही थी। हमारा अलमिया यह है कि हम सियासतदान जो है वो फौज को पुकारते रहते हैं
किस लिए पुकारते हैं? अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। जब हमारी मदद को नहीं आती हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं। नहीं, हम पहले पुकारते हैं, उसके बाद ललकारते हैं, फिर ललकारते हैं। बिल्कुल, ये दुरुस्त जुमला आपने बड़ा खूबसूरत उसको मेरी तस्वीर कर दी है। असल में मसला ये है कि जिस दिन ये सियासतदान, किसने कहा था इमरान खान साहब को वो रिजाइन कर जाएं? अगर आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते, आज पार्लियामेंट ज्यादा मजबूत होती। आज आर्मी चीफ आप सब, ये जो कल हुई है सारी ब्रीफिंग पीटीआई बैठी थी, आपको भी ये ब्रीफिंग दी जा रही थी, आप भी अपने सवालात करते कि भाई हमारे साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है, ये कई शिकायत है, तो आप उसका इजहार कर लेते। प्लेटफॉर्म था आपका, प्लेटफॉर्म था आपका, आप पार्लियामेंट से बाहर निकल गए। अब आप चाहते हैं निगरान हुकूमत बनेगी, कैसे बनेगी? इस वक्त पीटीआई जितनी कंफ्यूज है आप सोच नहीं सकते। अब पीटीआई पैगामात दे रही है कि मुशाहिद साहब जो बात कर रहे हैं वो ये पैगामात हैं कि हमें पार्लियामेंट में वापस आने का रास्ता दिया जाए, निगरान सेटअप में हमारे साथ मुशावरत की जाए, बेशक इलेक्शन आप आगे ले जाए। ठीक है, यानी आप आज ये कहा जा रहा है कि अब वो कहते हैं पीटीआई राजी है, पीटीआई आगे ले जाने के लिए राजी है। इमरान खान साहब के आप बयानात उठा के देख लें, वो कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, ये भी हमारी कामयाबी होगी। क्योंकि ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अब उनकी, लेकिन क्या ये डर उनका ठीक है? ये डर उनका ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से वो ललकार रहे हैं पूरे सिस्टम को, देखिए अब पूरे सिस्टम को ललकार के अलग से अब पूरा एक अपना निजाम बना के, अतर काज़मी साहब जो बात कर रहे थे, मैं मानता हूं कि ठीक है इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्या आइन की खिलाफवर्जी नहीं है कि 2 जजेस की तैनाती नहीं हो रही? 2 साल से आपके 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीटें खाली पड़ी। सर ये 2 डिफरेंट टॉपिक्स नहीं। मैं गुजारिश आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से जिस तरीके से 2 डिफरेंट टॉपिक्स हर बंदे ने जो है इस मुल्क के अंदर आइन अपने लिए इस्तेमाल किया। अब यकीन माने, कभी कभी मैं कहना नहीं चाहिए, आइन हमारे लिए बड़ी एक मुकद्दस किताब है, लेकिन आइन को एक कागज का टुकड़ा बना दिया है हमारे सियासतदानों ने। जब चाहते अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब ने क्या आइन कानून साजी की है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाते रहे, आप देख रहे हैं सदारती आर्डिनेंस लाते रहे। जब आप पार्लियामेंट की खुद अपनी इज्जत नहीं करना चाहते, उसके नतीजे में फिर यही नतीजा होता है जो आजकल हम भुगत रहे हैं। मसला ये है कि अब असल बात यह है कि इनको जो कल पैगाम मिला है, मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आप मिल बैठें, मामलात को तय करें, इलेक्शन के क़वायद ज़वाबित तय करें। आप निगरान सेटअप बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपने फैसला करना है। देखिए पीटीआई ने, हुकूमत ने मिलजुल के फैसला करना है। जब ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? 77 में क्या हुआ था, अब देख ना, जो 93 में क्या हुआ था, बिलाखिर फिर आपको किसी फार्मूले की तरफ जाना पड़ता है। और यकीन माने जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं सियासतदान इस वक्त हालात को, ये कोई वईद नहीं है क्योंकि ऐसा फार्मूला आ जाए जिसमें से ये सारे लोग घर चले जाएंगे। मैं नाज़रीन इस पर जरा मैं बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आना चाहती है, वापस पार्लियामेंट के अंदर आना चाहती है, और वो ये चाहती है कि हमें रास्ता जो है वो ढूंढ के दिया जाए। बेशक इलेक्शंस आगे हो जाएं, लेकिन हो जाएं, इलेक्शंस मुनक्किद जरूर हों। ये ना हो कि अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर भी फिर उसके बाद इलेक्शंस ना हो। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले नसरुल्लाह मलिक साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे साथ शेयर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आना चाहती है वापस पार्लियामेंट के अंदर, और वो इस बात के ऊपर भी राजी है कि ठीक है अगर आपने इलेक्शंस अक्टूबर तक लेके जाने हैं तो बेशक ले जाएं, लेकिन रास्ता ढूंढिए, बैठ के हमारे साथ डिस्कस कीजिए, निगरान हुकूमत किस तरह बनेगी, निगरान सेटअप किस तरह बनेगा, ताकि हम इलेक्शंस को इंश्योर कर सकें। अतर काज़मी साहब, अगर ये सारी सूरत हाल ऐसी है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पत्ते गलत नहीं उन लोगों ने खेल लिए कि अगर ये आज पार्लियामेंट के अंदर होते, जिसका मलिक साहब भी जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद कल ये जो ब्रीफिंग हो रही थी, जो भी डिस्कशन हो रही थी, पीटीआई उसका हिस्सा होती, ना छोड़ के जाती। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने जो एक पैगाम दिया है, ऑप्टिक्स जो इसके आए हैं कि जनाब हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, ये अवाम की नुमाइंदा जमात है, यहां पर आके इस प्लेटफॉर्म पर बात करें जो भी करनी है। देखिए जहां तक पीटीआई के ताल्लुक है, अभी ऑपोजिशन में तो छोड़ लें, हुकूमत में आप इनकी कारकर्दगी देख लें, कितनी बातें इनकी ठीक थी, कितने इनके फैसले ऐसे थे जिससे आप कह सकते हैं कि इनको कोई सियासी तौर पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। उसी दौर में जो एस्टेब्लिशमेंट से इनके ताल्लुकात थे वो भी सामने थे। खान साहब आप उसका बरमिला इतराफ भी करते हैं, तो उनके तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनकी ना कोई मंतक है, जिनके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो नसरुल्लाह मलिक साहब ने की, मैं उस 100% एग्री करता हूं, हमें अब आगे बढ़ना है। देखें, जब हमने कोई मसला हल नहीं करना होता ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर हम एक कमेटी बना देते हैं। और इसी तरह जो लोग आइन और कानून के मुताबिक आगे नहीं चलना चाह रहे, अब बार बार इस तरह के मुतालबे हो रहे हैं कि जी पिछले मसाइल पहले फलाना इंसाफ का तराजू बराबर किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। देखें, इस पार्लियामान को आर्मी चीफ ने इज्जत दी है, लेकिन ये वही पार्लियामान है ना जिसके स्पीकर के हवाले से आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अदालत का फैसला है कि इन मेंबरान को वापस आने दें। वो कहते हैं हम नहीं आने देंगे, स्पीकर कभी गायब हो जाते हैं। जिस पार्लियामान के मेंबरान बैठ के ये सलाह मशवरे से
कर रहे हैं कि कौन से इस्तीफे हमने मंजूर करने, कौन से इस्तीफे मंजूर नहीं करने, वो भी ऑडियोज हमारे सामने हैं। तो दूसरी बात यह कि ये पार्लियामान क्यों इतनी मुकद्दस है, इस पार्लियामान को मोहतरम आर्मी चीफ क्यों इतनी अहमियत देते हैं? इसलिए कि इस पार्लियामान ने आइन बनाया, उस आइन के नतीजे में ये जो पार्लियामान की ताकतें हैं, जो पार्लियामान की इज्जत है, वो सब कुछ उस आइन के नतीजे में है। लेकिन उसी आइन में जो लिखा हुआ है कि इंतखाबात करवाने हैं, वो ये नहीं करवा रहे। ये मेन इशू है कि ये अवाम के पास जाने से खौफजदा है, और वो भी 2 सूबों में। देखें, 2 सूबों के अंदर 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन अतर साहब एक सवाल ये सर, ये पार्लियामेंट जैसी भी है, ये लोग इनके बारे में राय कोई भी हो, सारी बात है, हर इंसान की एक अपनी राय है इन सियासतदानों के हवाले से, लेकिन आर्मी चीफ ने एक्चुअली इस पार्लियामेंट में जाके एक ऑप्टिक्स तो दिए हैं कि जनाब कुछ भी है, आपको कितने ही नापसंद हो, कितने ही बुरे लगते हो, मैं इसी फ्लोर के ऊपर आके खड़ा हूंगा, मैं यहां पे आके बात करूंगा जो करनी है। खुफिया रस्तों के जरिए, रात के अंधेरों में लोगों के जरिए पैगामात पहुंचा के मुझे अप्रोच करने की कोशिश मत करें, यही वो जगह है जहां पे बात करनी है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से गलती नहीं होगी आपके ख्याल में? जिस आप कह रहे थे आज बैठे होते वहीं पे, इस्तीफे भी तो अपनी मर्जी से लिख के दिए थे ना, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं लिखवाए थे। देखिए, जहां तक खुफिया राब्तों का ताल्लुक है, कल जरदारी साहब ने भी बरमला उसका इतराफ किया कि जनाब हमें भी बाजवा साहब कह रहे थे कि मैं इमरान खान से इस्तीफा ले दूंगा। भाई, अगर इमरान खान उनका इतना ताबेदार था तो उसके बाद फिर बाजवा साहब इमरान खान को चुप करा लेते जब हुकूमत गिरी थी। तो ऐसी बात तो जो उनका वो बयान और जो वो दावा है वो थोड़ा सा हजम नहीं होता, इसलिए कि बाद में जो बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान का मौकिफ रहा है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने, और उस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई इतनी इस हद तक उनके पास था कि वो उनकी बात मानते और इस्तीफा दे देते। राब्ते तो हर तरफ रहते हैं, हर किसी के रहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये वाकया कोट कर देता हूं, क्योंकि मैं अब जिस सोर्स से मैं बात करने लगा हूं, मेरे ख्याल में बड़ी ऑथेंटिक सोर्स है जिससे मैं अब आपको खबर देने लग रहा हूं। 26 मार्च को ये मीटिंग होती है और एक जिस जगह पे होती है, खैर मुझे तो जगह की भी पता है, उस मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे मौजूद हैं, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं और DGI भी मौजूद हैं। और वो ये पैगाम लेकर गए थे, ज़हन में रखिएगा, उनका ये क्लेम है कि पैगाम लेकर गए थे। ये नहीं कहा था उनको कि जनाब आप अगर मान जाएं तो मैं जाके इमरान खान साहब को मना लूंगा, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। वो ये कहते हैं मैं पैगाम लेकर गया था कि जनाब आप लोग अपनी तहरीक-ए-एतमाद वापस ले लें, वो इस्तीफा देके इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पे बात बनी नहीं। बल्कि इसी मौके के ऊपर जनरल बाजवा और बिलावल भुट्टो जरदारी में आपस में थोड़ी सी जरा तल्ख कलामी भी हो गई, क्योंकि जब जनरल बाजवा ने बहुत कोशिश की बिलावल भुट्टो को और आसिफ अली जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को मनाने की, तो बिलावल भुट्टो नाराज हो गए। उन्होंने कहा जी हमने आपको जवाब दे दिया, आप हमें ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश मत करें, वरना हम अवाम में जाके, पब्लिक में जाके कह देंगे कि आर्मी चीफ हमारे ऊपर जो है वो ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको उस मीटिंग के बारे में बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब इस मीटिंग के अंदर मेरी इतला के मुताबिक कुछ हद तक कन्विंस हो चुके थे कि हम ये कर लेते हैं, तहरीक-ए-एतमाद वापस ले लेते हैं, और वापस लेके तो उसके बाद इनका इस्तीफा करवा के तो इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान इसके ऊपर फंस गए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल, जी मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी इतलात है, और ये कहने का मकसद ही ये था कि कौम को बताया जाए कि इस वक्त कोई अनहोनी नहीं हो रही, कि कोई बैकडोर राब्ते या इस तरह की चीजें अगर कोई कह रहा है कि इस तरह की कोई कोशिश हो रही है, इस मुल्क में सियासत इस तरह चलती है। यहाँ पे तो हम एक जमात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो लोग जो खुद को सियासत की PhD कहते हैं, जो कहते हैं हमसे सियासत सीखो, वो सारे मिल के क्यों मिल रहे थे 2 ऐसी शख्सियात से जिनका ना कोई सियासत से ताल्लुक है, ना जिनका कोई पार्लियामान से ताल्लुक है, तो वो किस हैसियत में उनसे मिल रहे थे और मुज़ाकरात कर रहे थे? ये बाकायदा मुज़ाकरात कर रहे थे वो उनसे, क्यों कर रहे थे वो मुज़ाकरात? तो मेरे ख्याल में इन लोगों के पास इतना इखलाकी जवाज नहीं है कि वो किसी और पे इल्जाम लगाएं कि वो किसी और को पैगाम भेज रहा है। यही मकसद था जो मैंने बात की, और आपने तफसीलन वो बता भी। मुलाकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुलाकात, किसकी मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं आप? आर्मी चीफ और खान साहब की मुलाकात? मैं कह रहा हूं कि सियासतदानों की, खासतौर पे जो ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान हैं, उनकी फौज से ताल्लुक रखने वाले अफसरान के साथ या आर्मी चीफ के साथ या DGI के साथ मुलाकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
देखिए, इन प्रोफेशनल कैपेसिटी तो जरूर होनी चाहिए। जिस तरह खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो इन कैमरा कोई ब्रीफिंग है पार्लियामान की, वहां पे ऑपोजिशन के भी होते हैं, हुकूमत के भी होते हैं, जरूर होनी चाहिए। वो तो उसमें तो कोई किसी किस्म की कबात नहीं है। ये हमारे इदारे हैं, हमारे सियासतदान हैं, लेकिन उस मुलाकात का मकसद क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो इमरान खान साहब 2014 के धरने में जब गाड़ी में बैठ के गए थे तो गलत किया था उन्होंने। मैं तो कह रहा हूं कि उससे पहले भी अगर वो 2004 में भी किसी को मिले वो भी गलत है। सो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सियासतदानों ने सियासत करनी है, इदारों ने अपना काम करना है। आप उन इदारों को सियासत में ना घसीटें, अपना अपना इलेक्शन करवाएं और जो जीते और वो आके हुकूमत संभाले। बिल्कुल ठीक है। मजीद नाज़रीन इस पे गुफ्तगू का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी हमारा पाकिस्तान का ये जो नारा है इसको प्रैक्टिकली किस तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मुलाकातों के हवाले से बात हो रही थी। अतर काज़मी साहब ने कहा कि ये जो गैर जमहूरी मुलाकातें, अगर मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, गैर जमहूरी मुलाकातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अगर ऐसी सूरत हाल ही ना बने तो कितना अच्छा हो, इन गैर जमहूरी ताकतों को बीच में आने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस वक्त हुकूमत आपके पास है, ताकत आपके पास है, बेहतर ये नहीं है कि आप लोग खुद इमरान खान साहब को बुलाएं? अगर आपने राजा रियाज साहब जैसे ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठ के इस निगरान सेटअप को बनाने की कोशिश की, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? सर देखिए मंसूर साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब को ना तो हमने पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंका है, ना हमने उनके दाखिले पे पाबंदी लगाई थी। उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने पार्लियामेंट पे लानत मलामत करके वहाँ से वो रुखसत हुए। ये सारी बातें पिछली तारीख का ऐसा है, लंबी बात, इस पर मैं क्या करूं। अब जबकि एक पीडीएम की गवर्नमेंट बनी तो हमें ये कहा गया जनाब कि हमारे लोगों को तोड़ के इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी एक मुनरिफ मेंबर का वोट नहीं लिया, किसी एक का भी वोट नहीं लिया। अब वो जो उनसे मुनरिफ मेंबरान ऐवान में मौजूद हैं, अगर वो बैठे हैं और वो कहते हैं जनाब कि हम अपोजिशन की सीटों पर बैठेंगे और उनको लीड राजा रियाज साहब कर रहे हैं, तो बताएं इसमें पीडीएम का क्या कसूर है? इमरान खान साहब कभी इस्तीफ़ा देते हैं, कभी अदालतों में जाते हैं कि इस्तीफ़े कबूल ना किया जाए, यानी आपको सिवाय कन्फ्यूजन की और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो लिहाजा उनकी सियासत पे तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। काज़मी साहब ने अभी बड़ी तफसील से बातें की हैं। उनके 4 साला दौर जो कि एक नाकाम तरीन दौर था वो किसी को नज़र नहीं आ रहा, और पीडीएम के चंद माह जो हैं उसके ऊपर सारे जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि जनाब इसमें साल हो गया सर, हालात ऐसे हैं, महंगाई है, फलां है। बिल्कुल है, कोई शक नहीं। लेकिन ये किन हालात का और किन वाक़यात का और किन पॉलिसीज़ का तसलसल है, ये भी देखने की ज़रूरत है। एनीवेज, अगर इमरान खान साहब ऐवान में आते हैं ये बड़ी अच्छी बात है। ऐवान से ज़्यादा डायलॉग का, बातचीत करने का कोई भी बड़ा फोरम नहीं है। और इमरान खान साहब को सिर्फ यहाँ से नहीं, आप देखें कि सूबों में उन्होंने क्या किया है, असम्बलियाँ तोड़ी हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। यानी मुसलसल पाकिस्तान की सियासत में एक धमा चौकड़ी जिसे कहते हैं, एक बोंचाल कहते हैं, वो लेके आए हुए हैं। ना उससे आपकी मैशत सेटल हो रही है, ना आपसे उसकी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक हो रही है। और जहाँ तक इन मुलाकातों का ताल्लुक आपने कहा है, तो ये मुलाकातें तो ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनका जिक्र भी कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं है कि जिक्र भी करना चाहिए। मैं अगर हुक्मरान जमात की बात करूँ या गवर्नमेंट की बात करूँ, तो आपके जो डे टू डे अफेयर्स हैं, मुल्की मामलात चलाने, दाखिली खारजी सलामती के जो मामलात हैं, हर इदारे के साथ आपको बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। इदारे के सरबराह और बिलखुसूस फ़ौज और इंटेलिजेंस और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो तो लाज़िम और मलज़ूम है, आपके सिस्टम का हिस्सा है, बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड के लिए, अगर एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की मुलाकातें होती हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होती हैं, आपको कोई इतराज़ नहीं है? हमें कोई एतराज़ नहीं है इस पर। देखिए, वेरी गुड। ये बात एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाना, वो अभी भी आपके प्रोग्राम में कहा गया कि माजी में वो उससे मिला, वो उससे मिला, वो उससे मिला। वो भाई कोई इंडिया चीफ से तो नहीं जाके मिला है ना, अपने आर्मी चीफ से अगर आप मिल रहे हैं और पाकिस्तान की सलामती की खैर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? मुझे तो समझ नहीं आती कि हम एक दूसरे को किस चीज़ के ताने और किस चीज़ की तस्दीक का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिलें, 100 दफ़ा मिलें, ठीक, लेकिन कोई अकल के नाखून भी लें। मिल के किसी की टांग खींचना, किसी के खिलाफ साजिश कर की बात करना, ये ज़्यादती है। और जो बात अभी आपके प्रोग्राम में पहले हुई, हमारे पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने की बात करना, ये तो खैर की बात है। ये जो भी कर सकता है, जहाँ पे भी कर सकता है, ये बड़ी खुशी की बात है।
आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर बात हो, पूरी दुनिया में आपके पाकिस्तानी बैठे हों, अगर मुल्क के लिए कोई बेहतरी और खैर की बात करें, मोस्ट वेलकम। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और मैंने जो अभी ट्रुथ कमीशन की बात की ना, मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को फांसियाँ लगाना। अब तो कई किरदार जो है वो कब्रों में चले गए हैं, उनको वहाँ से निकाल के कोई कोड़े मारने, ये नहीं। कम अज़ कम इस बात का तयन तो करें कि हमारे इस जो हालत इस वक्त हो गई है खुदा न खास्ता मुल्क की, एक हंसते बसते फलते फूलते मुल्क को हम जिस हालत में इस वक्त हम देख रहे हैं, किस वजह से है? हमारा कसूर कहाँ पे है? हम कहाँ पे गलत हुए हैं माजी में? हमारा कसूर और हम उन गलतियों को बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कसूर कहाँ पे है? कसूर जहाँ तक मेरी दानिश में कसूर ये है कि हमारा पाकिस्तान बनाने से पहले मेरे ख्याल में मेरा पाकिस्तान बनना बहुत ज़रूरी है। और जब हर शख्स इनफरादी तौर पे इस एहसास को अपने दिल में समोलेगा कि ये मेरा पाकिस्तान है और हर सूरत मैंने इसको ठीक करना है, अपनी अना को, अपने गुस्से को, अपनी ज़िद को ख़त्म करना है, और हर शख्स ये सोचना शुरू हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान बनना फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। कल आपसे इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।